नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर जारी खींचतान की, हाईकोर्ट की फटकार के बाद फडणवीस सरकार के सरेंडर की, देखेंगे एसआईआर को लेकर क्यों चुनाव आयोग पर फूटा सीएम ममता का गुस्सा, शंकराचार्य के अपमान पर कैसे फंस गई बीजेपी। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। जानेंगे पीएम के दौरे से पहले तमिलनाडु में क्यों मचा बवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका और ईरान में फिर जंग की आहट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। असम चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल, कहा राज्य में होगा परिवर्तन, असम के भ्रष्ट सीएम को इस बार हटाने का जनता ने लिया है संकल्प। मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी करने का विरोध जारी, तमिलनाडु सरकार ने उठाया बड़ा कदम, विधानसभा से मनरेगा नाम बनाए रखने के लिए पास किया प्रस्ताव। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खरगे के आवास पर हुई बैठक, चुनावी रणनीतियों को दी गई धार। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ पर राहुल गांधी का पोस्ट, बोले हम डेड इकोनॉमी बन चुके हैं, ये एक कड़वी सच्चाई, पीएम मोदी से की जवाबदेही की मांग। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 769 अंकों की गिरावट के साथ 81,537 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 241 अंकों की गिरावट के साथ 25,048 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में मेयर चुनाव पर फंसा पेंच सुलझता नहीं दिख रहा है। मेयर पद के आरक्षण को लेकर विवाद तो चल ही रहा है। पहले कहा जा रहा था कि सीएम फडणवीस के विदेश से लौटने के बाद सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन मेयर पद को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है वो और ज्यादा उलझता जा रहा है, क्योंकि अब शिवसेना ने बीएमसी में स्थायी समितियों पर भी दावा ठोक दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीएमसी में शिवसैनिक मेयर बनेगा या फिर बीजेपी की महिला नेता की लॉटरी निकलेगी। मेयर महिला होगी ये तो तय हो चुका है, लेकिन कौन होगी, किस दल से होगी, ये तय नहीं हुआ है। ये 28 जनवरी के बाद ही तय हो पाएगा। एकनाथ शिंदे अभी भी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दरअसल मुंबई की सियासत में चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह से कल्याण डोंबिवली में शिंदे ने बीजेपी से मेयर पद छीना है, वैसा ही खेल मुंबई में भी हो सकता है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस के 5 पार्षदों के साथ उद्धव सेना के 4 पार्षद शिंदे के साथ आ गए और इस गठबंधन ने बीजेपी के कल्याण डोंबिवली में अपना मेयर बनाने के सपने को तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ मुंबई में भी हो सकता है। एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जबकि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि आज की सियासत बदल चुकी है, इसीलिए थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ता है। एमएनएस ने शिंदे के साथ आने के संकेत दिए हैं, इसलिए शिंदे से भी ये सवाल किया गया कि क्या वो राज ठाकरे का समर्थन लेंगे, तो उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया। कहा अभी जो संभावना है उसी पर बात करें। वैसे पेच सिर्फ मेयर पद पर ही नहीं फंसा है। शिंदे बीजेपी से सिर्फ मेयर पद ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो बीएमसी की स्थायी समिति की कमान भी मांग रहे हैं। शिवसेना सुधार और शिक्षा समिति मांग रही है। बीएमसी में सबसे बड़ा बजट भी इसी समिति की निगरानी में रहता है, इसीलिए बीजेपी के लिए शिंदे की मेयर पद की मांग के साथ स्थायी समिति की मांग भी मानने की उम्मीद कम दिख रही है। वैसे बीजेपी की तरफ से विपक्ष के कैंप में सेंधमारी की कोशिश की गई है। कोशिश हो रही थी कि शिंदे की जरूरत ही नहीं पड़े और बीएमसी में बीजेपी का बहुमत हो जाए, लेकिन इसमें बीजेपी फेल साबित हुई है। उद्धव की पार्टी का एक भी पार्षद पाला बदलने को तैयार नहीं हुआ है। उद्धव सेना के 65 में से 64 पार्षदों ने 22 जनवरी को कोंकण भवन में अपना पंजीकरण कराया। सिर्फ एक पार्षद सरिता महस्के नहीं पहुंची थी। महाराष्ट्र निगम में चुने गए पार्षद जब तक अपना पंजीकरण किसी दल के साथ नहीं कराते हैं, तब तक दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता है। इसीलिए जब सरिता महस्के शिवसेना यूबीटी की 64 पार्षदों के साथ पार्टी के नाम पर अपना पंजीकरण कराने कोंकण भवन नहीं पहुंची, तो दावे शुरू हो गए कि वो बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन अब सरिता महस्के ने भी कोंकण भवन पहुंचकर अपना पंजीकरण करा लिया है, यानी शिवसेना के सभी 65 पार्षद एकजुट हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद साफ हो गया है कि अब उद्धव के पार्षदों के दल बदल की उम्मीद भी खत्म हो गई है, यानी अब बीजेपी की पूरी उम्मीद शिंदे के समर्थन पर टिकी हुई है और शिंदे मेयर पद को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल महायुति में जो टकराव चल रहा है उसका फायदा विपक्षी गठबंधन को मिल रहा है। बीजेपी जो पहले दावा कर रही थी कि 29 में से 25 पर वो अपना मेयर आसानी से बनवा लेगी, अब पार्टी के नेता ये संख्या 23 कहने लगे हैं, जबकि दावे तो ये शुरू हो गए हैं कि विपक्ष करीब 10 नगर निगमों पर कब्जा कर सकता है। महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर पहले ही बीजेपी मुश्किलों से घिरी हुई है। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस को हाईकोर्ट से भी कड़ी फटकार लग गई। उन पर अपने मंत्रियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद अब इस मामले में राज्य सरकार का बड़ा यू टर्न सामने आया है।
तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के महाड़ हिंसा मामले में कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और अन्य आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट ने सरकार पर जो सख्त टिप्पणी की थी ये उसका असर है? क्या पुलिस को मंत्री के बेटे की लोकेशन पहले से ही पता थी? आरोपी मंत्री का बेटा था, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी और इस बार भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, बल्कि विधायक के बेटे ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। इससे विपक्ष के उन आरोपों को ही मजबूती मिली जिसमें वो हमेशा फडणवीस सरकार पर अपने मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाता आया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले मामले में 22 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम फडणवीस को फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि वो किसी भी मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते? मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं, खुलेआम घूमते हैं, अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। क्या राज्य में कानून व्यवस्था और कानून का शासन कायम है? कोर्ट ने 1 महीने में ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए थे और इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस विकास गोगावले को गिरफ्तार करने में विफल रहती है तो उसे आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस पर दबाव हो सकता है, अदालत पर नहीं। बता दें कि ये पूरा मामला 2 दिसंबर 2025 का है, जब रायगढ़ जिले के महाड़ नगर परिषद चुनाव के मतदान के दिन शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और उनके चचेरे भाई महेश गोगावले के खिलाफ हिंसा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर फडणवीस सरकार सवालों से घिर गई है, तो सवाल एसआईआर प्रक्रिया पर भी खत्म नहीं हो रहे। पश्चिम बंगाल में तो इसे लेकर लोगों में डर का ये आलम हो गया है कि आए दिन किसी न किसी की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं असम में ड्राफ्ट लिस्ट से नाम गायब होने पर लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच एसआईआर को लेकर भी घमासान जारी है। राज्य में जारी इस प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के डर से राज्य में हर दिन 3 से 4 लोग अपनी जान दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों में भारी चिंता है। इस डर के कारण राज्य में हर दिन 3 से 4 लोग खुद की जान ले रहे हैं। अब तक इस प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं के कारण 110 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो बंगाल के खिलाफ साजिश रच रही है और देश के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। वहीं असम से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि असम में वोटर लिस्ट के एसआईआर का ड्राफ्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग लगातार संदिग्ध लोगों को नोटिस भेज रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के नाम ड्राफ्ट में शामिल भी नहीं है। चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया था कि राज्य में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में कई लोगों का नाम गुजर जाने के चलते हटा है, जबकि इनमें से कई लोगों ने खुद सामने आकर आपत्ति जताई और ये तक कहा कि वे जिंदा हैं। इसलिए बंगाल के साथ साथ अब असम की इस खबर को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में चुनावी हलचल देखते हुए ममता बनर्जी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और इस गंभीर मामले पर उनके लगातार हमलों ने अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस बयान ने राज्य के राजनीतिक तापमान को जरूर बढ़ा दिया है। एसआईआर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच का टकराव भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। शंकराचार्य अब तक अनशन पर बैठे हुए हैं, विपक्ष भी सरकार पर अपने हमले तेज कर रहा है और इन सब के बीच बीजेपी में सिर फुटवल की स्थिति दिखाई दे रही है। यानी शंकराचार्य को लेकर खुद बीजेपी में दो फाड़ हो रहा है। तो इस विवाद में क्या है अब तक का अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोके जाने का मामला गहराता जा रहा है। शंकराचार्य खुद से लेकर 18 जनवरी से ही अनशन पर बैठे हुए हैं और अनशन के छठे दिन यानी 23 जनवरी को उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि उनको बुखार हो गया है। खुले आसमान के नीचे 6 दिन से बैठने के कारण उनके स्वास्थ्य में खराबी आई है। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो अपनी वैनिटी वैन में ही हैं और सुबह से एक बार भी बाहर नहीं आए। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य और साधु संतों को गंगा स्नान के लिए रोके जाने को सबसे बड़ा अधर्म करार दिया। वहीं पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया कि ना किसी को स्नान करने से रोकें, ना किसी को दान देने से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोकें। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। यानी साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी अब चौतरफा घिर गई है और बड़ी बात तो यह है कि इस मुद्दे पर भी दो भाग में बंट गई है।
दरअसल जिस तरह से शंकराचार्य के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाई है, उसे राज्य सरकार के टकराव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य से माफी मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य से माफी मांगते हुए कहा, पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि स्नान करें। किसी भी पूज्य संत का या शंकराचार्य का अपमान हुआ है तो उसकी जांच करके कार्यवाही करेंगे। पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि अपना विरोध समाप्त करके संगम में स्नान करें। यानी साफ है कि खुद बीजेपी में ही दो फाड़ हो गया है। जैसा आप जानते हैं कि शंकराचार्य को रोके जाने के बाद से वो अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। और इस बीच उनकी तबीयत खराब होने की खबर से सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। अब देखना होगा कि शंकराचार्य के अनशन, विपक्ष की आलोचना और अपनी ही पार्टी के दो भागों में बढ़ जाने के बाद योगी सरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेती है या नहीं। शंकराचार्य के अपमान को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में उफान है तो तमिलनाडु में भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सिर्फ चुनाव के दौरान ही तमिलनाडु का रुख करने के आरोप लगाए हैं, जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या कुछ बोले हैं स्टालिन और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 23 जनवरी को केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, लेकिन तमिलनाडु दौरे से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ बार बार विश्वासघात करने और राज्य की मांगों को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पीएम मोदी के तमिलनाडु एनडीए के साथ है वाले पोस्ट को रीशेयर करते हुए पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री जो केवल चुनाव के समय ही तमिलनाडु का रुख करते हैं, तमिलनाडु को मिलने वाले समग्र शिक्षा अभियान के 3,458 करोड़ रुपए कब दिए जाएंगे? आपके मुंह से ये आश्वासन कब निकलेगा कि परिसीमन के दौरान तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कम नहीं की जाएगी? भाजपा एजेंट की तरह काम करने वाले राज्यपाल का तानाशाही व्यवहार कब खत्म होगा? तमिल प्रेम दिखाने वाली आपकी सरकार से तमिल भाषा के विकास के लिए उचित फंड कब मिलेगा? आप ये वादा कब करेंगे कि मनरेगा योजना जारी रहेगी और वीपीजी रामजी बिल वापस कब लिया जाएगा? स्टालिन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बुनियादी ढांचे की मजबूरी और किलाड़ी खुदाई की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही ये भी पूछा कि मदुरै एम्स पिछले 10 सालों से इंच इंच कर बन रहा मदुरै एम्स असलियत में हमारी आंखों के सामने कब आएगा? प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमने जो राहत राशि मांगी थी वो कब मिलेगी? पूरे तमिलनाडु की एकमत मांग यानी नीट परीक्षा से छूट कब लागू होगी? स्टालिन ने आगे कहा कि लगातार विश्वासघात करने वाले बीजेपी गठबंधन को तमिलनाडु हमेशा की तरह केवल हार ही देगा। जैसे आप जानते हैं कि 2026 में देश के कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें साउथ के केरल और तमिलनाडु भी शामिल है। वहीं आज यानी 23 जनवरी को इन दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल फूंकने खुद पीएम मोदी गए हैं, लेकिन तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमाम मोर्चों पर पीएम मोदी की घेराबंदी कर डाली। चुनाव से पहले तमिलनाडु की सियासत गरमाई हुई है तो मध्य प्रदेश में भी धार भोजशाला का विवाद चर्चा में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वसंत पंचमी के मौके पर पूजा और नमाज दोनों साथ साथ हुई। भोजशाला में हिंदू समाज ने दिन भर अखंड पूजा की तो वहीं मुस्लिमों को 1 से 3 बजे के बीच में जुमे की नमाज की भी इजाजत दी गई। इस दौरान जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला परिसर में इस बार बसंत पंचमी के मौके पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां सुबह 12 बजे तक पूजा की गई तो वहीं 1 बजे से मुसलमानों ने नमाज अदा की। यानी पूजा और नमाज दोनों एक ही दिन एक ही जगह पर होती दिखाई दी और ये संयोग 10 साल बाद बना है। दरअसल भोजशाला परिसर में इस बार बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से असमंजस जैसे हालात बन गए। हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की तो मुस्लिम समाज भी जुम्मे की नमाज पढ़ने पर अड़ा रहा, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को नाराज न करते हुए बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने समय और स्थान के बंटवारे का एक खास फॉर्मूला तय कर शांतिपूर्ण समाधान निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाग्देवी की पूजा की इजाजत दी तो मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाजत मिली, जिसके बाद दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। सुबह मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की गई। परिसर में वेद मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा की गई।
मुस्लिम समाज के लिए पास का इंतजाम किया गया। पुलिस अपने वाहन से नमाजियों को लेकर पहुंची और नमाज के बाद उन्हें परिसर से लेकर बाहर निकली। इन सबको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। धार में करीब 8000 पुलिस बल तैनात किए गए। सीसीटीवी, ड्रोन और एआई तकनीक से निगरानी की गई। कुल मिलाकर भारी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज और पूजा कराई गई। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका और ईरान में फिर जंग की आहट को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले ऐसे संकेत दिए थे कि अब हमला नहीं होगा, लेकिन अब वही ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ अमेरिका का सैन्य बेड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस पर ईरान भी भड़क गया और गलतियों से सीखने की चेतावनी दी है। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए इजरायल भी अलर्ट मोड पर चला गया है। तो क्या ईरान पर होने वाला है हमला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 26 जनवरी के बाद कभी भी पश्चिम एशिया में जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले के साफ संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी है। कहा है कि अमेरिका ईरान पर करीब से नजर बनाए हुए है। उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि अमेरिका का नौसैनिक आर्माडा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे बहुत सारे जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। हमारी एक बड़ी फोर्स ईरान की ओर जा रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। हो सकता है कि हमें इनका इस्तेमाल ना करना पड़े। हम जंग नहीं चाहते, जंग अंतिम विकल्प होगा। ट्रंप ने जिन जहाजों के ईरान की तरफ बढ़ने की बात कही है, उसमें एक अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी शामिल है, जो दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की तरफ भेजा जा रहा है और अब ये ईरान के बेहद करीब भी पहुंच चुका है। इसे अमेरिका की जंग की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस बार ईरान भी पूरी तरह से सतर्क है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने ट्रंप की धमकी पर तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा कि हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है, हमको देर नहीं लगेगी। ऐतिहासिक अनुभवों और 12 दिन का युद्ध जो हम पर थोपा गया था, उसमें हमने जो सीखा, उससे सीख लेकर किसी भी गलत अनुमान से बचें, जिससे उन्हें ज्यादा दर्दनाक और अफसोसजनक भाग्य का सामना नहीं करना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि जल्दी ही इस क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इजरायल भी पूरे अलर्ट पर है। पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने सेना को जंग के लिए तैयार होने के आदेश दे दिए हैं। ईरान की तरफ से किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगले 2 या 3 दिन में हालात बिगड़ सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।